So children, we are continuing chapter number 6 life processes and this is the second part of this chapter. So फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया है कि किस प्रकार से हम लाइफ प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनके लिए ज़रूरी है और उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचाना एनर्जी और ऑक्सीजन को, ये बहुत ज़रूरी रहता है और ये ब्लड के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब पहला जो प्रोसेस है हमारी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है न्यूट्रिशन। सो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन। Now when we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. अब एक्चुअल में जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ जो प्रोसेस हैं अंदर जारी ही रहते हैं। अगर हम वॉक कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या बाकी कुछ भी काम कर रहे हैं, उन सब के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए ही। लेकिन अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए वो जैसी है वैसे ही उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। और ये जो एनर्जी है ये हमें बॉडी के बाहर से मिलती है बाय ईटिंग फूड। अब ये जो खाना जो हम लोग खाते हैं उससे हमको ये चीज़ें मिलती हैं, एनर्जी मिलती है। एनर्जी का हम क्या करते हैं, उससे हमारी बॉडी ग्रो होती है, डेवलप होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में इससे मदद मिलती है और कुछ और सब्सटेंसेस जो हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर चाहिए। सो ये जो एनर्जी सोर्स है ये हमको मिलता है फूड से, जो कि हम खाते हैं, खाने से। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब हम खाना कैसे मिलता है लिविंग थिंग्स को वो देखते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। अब कहा गया है यहाँ पर कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन होती है, सबके अंदर, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। अब ऑर्गेनिज्म जितने भी है जनरली उन सब के अंदर एक सी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसको फुलफिल करने का तरीका अलग अलग है। अब अलग अलग प्राणी जो हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटीरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल जो है वो लेते हैं, किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉप्स की। ऑटोट्रॉप्स उनको कहा जाता है जो अपना खाना स्वयं यानी कि खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। अब आप जानते हैं ग्रीन प्लांट्स के पास जो पत्ते होते हैं जिससे उनका करंट कलर ग्रीन देखने को हमको मिलता है, उस पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। इसी कारण से उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। अब जब इन पत्तों के ऊपर सनलाइट गिरती है और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल और वाटर, इवन जो कि प्लांट्स जो है वो रूट्स के द्वारा कंज्यूम करते हैं, ये सब मिलकर प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी है जो कि ऑटोट्रॉप कहलाते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इनको खाना मिलता है। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को खाते हैं, यानी कि उनके जो खाना पीना होता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है। जैसे हम अपनी बात करें, हम लोग जो खाना खाते हैं दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स खाना जो है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं उनको फिर ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपल के अंदर। यानी कि अगर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो वो तो सिंपल ही है, उनका ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से बन रहा है। लेकिन बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं, खासकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं खासकर, वो जो हैं वो ज़्यादातर सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सब्सटेंस को कंज्यूम करने के बाद उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल फॉर्म के अंदर।
और उस सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी पैदा की जाती है वो बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए काम आती है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। अब ये जो ब्रेक डाउन का काम होता है वो कैसे होता है? ब्रेक डाउन का काम किया जाता है एंजाइम्स के द्वारा, जिनको हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैंने आपको समझाया था चैप्टर 1 के अंदर भी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं या फिर उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने उस दिन बताया था कि सपोज़ आप ये दो चीज़ों को मिला रहे हैं कोई भी रिएक्शन के अंदर, यानी कि इन दो चीज़ों को मिलाकर आपने तीसरी चीज़ बनाई, लेकिन डायरेक्टली अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाओगे तो ये तीसरी चीज़ नहीं बनेगी। इसके अंदर कुछ समझो कि कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, वॉटएवर जो ऐड किया जाएगा। तो जो चीज़ इसमें ऐड की जाती है जो कि उस रिएक्शन को तेज़ कर देती है या फिर उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करती है, उसको कहा जाता है कैटलिस्ट। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट के साथ बायो वर्ड जोड़ दिया गया है क्योंकि ये बायोलॉजिकल होता है, इसलिए ये बायो कैटलिस्ट इसको कहते हैं और इनको कहा जाता है एंजाइम्स। Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. तो इस तरीके से हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉप आपने समझ लिया, हेटरोट्रॉप यानी कि जो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, हम लोग जो हैं हेटरोट्रॉप्स हैं, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि हम लोग जो है वो पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट हैं। तो हमारा जो डिपेंडेंस है पेड़ पौधों पे, क्योंकि हम जो खाते हैं खाना वो पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें मिलता है। और इवन हम बात करें कि अगर नॉनवेज खाने वाले बोलें कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, तो वो भी गलत है, क्योंकि जिन प्राणियों को वो खाते हैं वो प्राणी भी तो पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं। सो वी कैन से दैट वी आर हेटरोट्रॉप्स एंड वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो ये दो तरीके से हमने देखा कि खाना मिलता है किसको, ऑर्गेनिजम्स को। तो दोनों तरीके हमने देख लिए कि एक होता है ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो है वो कैसे खाना बनाते हैं अपना, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, और हेटरोट्रॉप्स जो हैं वो कैसे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं और वो कैसा खाना खाते हैं, कम्प्लेक्स, जो कि बॉडी में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे शुरू करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब बताया गया यहाँ पर कि कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉप्स को, वो फुलफिल की जाती है, उसको पूरा किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नाउ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ये आप जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस को मैं आपकी बचपन की भाषा में बात करूं तो द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस तो वो प्रोसेस है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया है वो भी उसी प्रकार से थोड़ा अलग तरीके से घुमा कर कहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आउटसाइड यानी कि प्लांट्स जो हैं वो बाहर से अपने लिए खाना लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं अपने पास एनर्जी के रूप में। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो बाहर से उन्होंने खाना लिया फ्रॉम सनलाइट, एयर एंड वाटर उससे, और उससे एनर्जी पैदा की और उसको अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रख लिया। दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये मटीरियल क्या है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब यहाँ पर प्रोसेस होता कैसा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो ले लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट में वो कन्वर्ट क्यों होते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल क्या है मैंने आपको समझा दिया है पीछे। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका उपयोग किया जाता है प्लांट्स को एनर्जी देने के लिए। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। और ये कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, वो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। अब जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, हमने क्या देखा कि जो प्लांट है ये पूरी जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसके द्वारा ये
कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स वो स्टोर कर लेते हैं अपने पास, यानी कि जितना वो यूज़ हो पाता है इमीडिएटली वो तो यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो बचता है उसको वो स्टार्च के रूप में अपने पास स्टोर कर लेते हैं। और ये स्टार्च जो है जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक रिज़र्व, जैसे कि आप जानते हैं ना गाड़ियों के अंदर, बाइक्स के अंदर रिज़र्व आता है, पेट्रोल जब कम होने लगता है तो हम ऊपर की जो नॉब रहती है पेट्रोल को उसको नीचे कर देते हैं, वो रिज़र्व में आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो फिर हम उसके हिसाब से जल्दी से जल्दी पेट्रोल डलवाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर स्टार्च जो है वो एक रिज़र्व कोटे की बात हो गई यहाँ पर, कि ये रिज़र्व चीज़ है, कि अगर जो प्लांट है जब उसके पास खाने की कमी हो रही है या इवन वो खाना नहीं अपने लिए बना पा रहा है, उस समय वो स्टार्च का यूज़ करके अपनी ग्रोथ और अदर लाइफ प्रोसेस को जारी रख सकता है। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। और यही चीज़ हमारी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी के अंदर भी जो खाने से जो एनर्जी मिलती है हमको, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी के अंदर भी स्टोर रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेट्स सी हियर, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, CO2, दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर। अब जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आप देखिए अगर यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल ना हो तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए हम इनको बोलेंगे कैटलिस्ट। ये दोनों कैटलिस्ट का काम करते हैं यहाँ पर। तो सूरज की रोशनी है, ये पत्तों के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल, वो ये वाटर है जो कि जड़ें रूट्स लेती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हवा से उनको मिलता है प्लांट्स को। ये चारों चीज़ें मिलकर बनाती हैं ग्लूकोज। ये देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, C6H12O6। साथ में ऑक्सीजन मिलती है, तो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन कैसे देते हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा देते हैं, उससे हमको ऑक्सीजन मिलती है और साथ में वाटर भी मिलता है। सो ये है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये प्रोसेस पूरा याद ही रखना है आपको। ये इक्वेशन जो है याद करके आप मन में बिठा लीजिए अपने। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during the process of photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस के समय क्या क्या होता है, प्रोसेस है उसके दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो यहाँ देखते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो लाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पहली चीज़ यहाँ होती है। दूसरा, क्योंकि पत्तों के ऊपर जो है रोशनी गिरती है और वो पत्ते जो है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर होता है लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, यहाँ पर लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और वाटर मतलब, ये देखिए ये है हमारा ऑक्सीजन है ये हमारी, और हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगी, आधी तो यहाँ देखिए ग्लूकोज में शामिल हो गई है और आधा H जो है वो यहाँ पर हमारे सामने ऑक्सीजन के अंदर एडेड है। और तीसरा यहाँ पर जो बताया गया है ये दूसरा कन्वर्जन है, और तीसरा जो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो रिड्यूस हो गई, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया। तो ये 3 स्टेप्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the daytime. अब ये तीनों स्टेप्स हैं, ये एक साथ कभी भी नहीं होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे अगर डेजर्ट प्लांट्स की बात की जाए, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं और फिर उनके अंदर जो क्लोरोफिल के अंदर जो डे टाइम में, दिन के समय जो क्लोरोफिल रहती है, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट्स के अंदर प्लांट कैसे होते हैं, वो ज़्यादातर कैक्टस वगैरह होता है जिसके अंदर पत्ते नहीं होते हैं, लेकिन दिन के समय वो जो क्लोरोफिल उनका कलर ही ग्रीन होता है, वो ग्रीन कलर जो है वो जो हीट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बैठे होते हैं पूरे दिन के अंदर,
उस एनर्जी के साथ वो एब्जॉर्ब रिएक्ट करवा दिया जाता है। कब? जब वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और दिन के समय वो जो क्लोरोफिल है उसके अंदर जो एनर्जी अब्जॉर्ब की गई है सनलाइट के द्वारा उससे रिएक्ट करवाया जाता है। तो ये प्रोसेस कब होता है? देखिए डे टाइम में, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात को अब्जॉर्ब की जाती है डेजर्ट प्लांट्स के द्वारा। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हर एक कंपोनेंट है वो कैसे जरूरी है वो हम यहाँ जानेंगे। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. अगर आप एक पत्ते को, एक प्लांट के जो लीफ रहता है उसके क्रॉस सेक्शन को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि उसके अंदर ग्रीन कलर की डॉट्स होंगी। आप ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन डॉट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। इनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स, जो कि कहलाती हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यस, फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम। जो पत्ते को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे किसके नीचे? माइक्रोस्कोप के नीचे, तो यू विल फाइंड ग्रीन डॉट्स। आपको ग्रीन डॉट्स दिखेंगी और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for the photosynthesis. अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो हमको बताएंगे कि किस प्रकार से क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटन। हमें एक प्लांट लेना है जिसके अलग पत्ते हों दो। Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used. अब उस प्लांट को आप कहाँ रखो? एक रूम के अंदर रख दो 3 दिन के लिए, ताकि उसके अंदर से सारी स्टार्च खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने अभी बताया पीछे आपको कि क्या होता है कि जब आप प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो बनती है वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब वो उस स्टार्च का उपयोग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप प्लांट को जब अंदर रख दोगे तो इनको धूप नहीं मिलेगी तो ये खाना नहीं बना पाएंगे, तो जब खाना नहीं बना पाएंगे तो इसी स्टार्च को यूज़ करेंगे। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स। फिर बाद में उसको 6 घंटे के लिए बाहर रखिए धूप में। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। फिर उस प्लांट में से एक पत्ता तोड़िए। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट। फिर उसके अंदर जो हरे एरियाज होंगे ग्रीन कलर के उसको मार्क कर लीजिए। ट्रेस देम ऑन द शीट ऑफ पेपर। फिर उसको ट्रेस कर लीजिए पेपर के ऊपर, यानी उसको छाप लीजिए पेपर के ऊपर। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। फिर उस लीफ को बॉइलिंग वाटर के अंदर थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। फिर उसको एक बीकर जिसके अंदर अल्कोहल है उसके अंदर डुबो दीजिए। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। फिर आप इसको आग पे रखिए और बॉईल करना शुरू करिए ताकि अल्कोहल बॉईल होने लगे। What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? अब आप देखेंगे कि लीफ का कलर भी चेंज हो रहा है और सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो रहा है। Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. अब उस लीफ को डायल्यूट सोल्यूशन जो होता है आयोडीन को उसमें थोड़े समय के लिए आप ऐड करिए, डिप करके रखिए। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन। फिर उसको बाहर निकालिए और रिंस कर दीजिए, यानी कि आयोडीन को सुखा दीजिए उसमें से। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग द ऑफ लीफ डन इन द बिगनिंग। अब आप क्या करेंगे, जो आपने ट्रेसिंग की थी उसको आप उससे कंपेयर करिए उस लीफ को, यानी कि जो पत्ता आपको अभी मिला है इतने प्रोसेस के बाद, वो और जो पहला आपने जो ट्रेस किया था, जो उसको छापा था आपने पेपर के ऊपर, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो देखिए। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रिंसिप स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। अब आप पाएंगे कि इसमें कुछ जगहों पर स्टार्च पाई गई थी। अब यहाँ पर आप जो दोनों पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पहले में बिफोर और ये आफ्टर स्टार्च टेस्ट। ये पहला स्टार्च टेस्ट से पहले की बात थी और ये उसके बाद की सिचुएशन है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे पता लगा कि स्टार्च टेस्ट के बाद हमें पता लगा कि जो ग्रीन एरियाज थे वो ब्लू, यानी कि उसमें आयोडीन, हमको जब आयोडीन में उसको डिप किया तो इट विल बी ब्लू इन कलर। तो ये है हमारा स्टार्च टेस्ट जो हमको बताता है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा which are tiny pores present in the surface of the leaves.
massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of the stem, roots and leaves as well. Since large amount of water can also be lost through stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of pore is a function of the guard cell. The guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrinks. अब यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा. अब आपने देखा यहाँ पर ये एक पत्ता है जिसके ऊपर आपको ये जो दिख रहे हैं डॉट डॉट, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट. और ये जो आप देख रहे हैं दिस ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर. ठीक है. अब होता क्या है यहाँ पर कि जो स्टोमेटा जो होता है इसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसेस अंदर आती हैं और गैसेस बाहर जाती हैं. किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा ही गैसेस अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं. अब गैसियस जो एक्सचेंज है वो सिर्फ पत्तों के द्वारा ही नहीं होता है, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. पत्तों के अलावा रूट्स और स्टेम से भी ये होता है. अब अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पत्ते हैं, फोटोसिंथेसिस जब तक हो रहा है तब तक ये पोर जो है ये खुला रहेगा, यानी कि इसके अंदर से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक्सचेंज होता है गैसेस का, इसलिए ये जो पोर है खुली रहेगी. लेकिन अगर ये पोर खुली रहे तो इससे पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, भी वाटर लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा. तो प्लांट्स जो हैं उनके पास कोई पानी का कोई हैंडपम्प तो लगा नहीं होता है कि वो पानी कभी भी निकाल लेंगे हमारी तरह. इसलिए वो पानी को बचा के रखने के लिए क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि जब इनको खाने की ज़रूरत नहीं है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उस समय हमने देखा कि पोर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जाने के लिए है, CO2 के. अब जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुका हुआ है, जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की अंदर ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे समय पे ये पोर जो है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है. और इसको बंद करने का जो काम होता है वो होता है गार्ड सेल्स का. अब गार्ड सेल्स इसको बंद कर देंगे. अब होता ये है कि जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं. इनके फूलने से क्या होता है कि ये खुल जाता है. जब ये फूल जाते हैं तो ये खुल जाता है ऐसा. लेकिन जब इसकी पोर के अंदर से पानी निकल जाता है तो ये सूख जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने से ओपनिंग जो है ये बंद हो जाती है. तो इस प्रकार से गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करके जो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लॉस ऑफ वाटर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं. Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken अप फ्रॉम द सॉइल. अब यहाँ पर हमने जो चीज़ पढ़ी, हमने देखा कि ऑटोट्रॉप्स जो हैं उनको खाना बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो तो उनको है ही, खाना बनाना है. उनको कैसे बनाते हैं वो खाना? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और इस सब को प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. लेकिन इसके साथ साथ उनकी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए उनको कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनको कहाँ से मिलती हैं? सॉइल में से मिलती है, जो कि वो रूट्स के द्वारा लेते हैं. वाटर वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं. इसके साथ साथ हवा से उनको नाइट्रोजन मिलती है, फॉस्फोरस मिलता है, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें उनको मिलती है सॉइल से. नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स. अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो नाइट्रोजन के बिना काफ़ी दिक्कत हो सकती है प्लांट्स को. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. अभी जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली नहीं ली जाती है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, बल्कि ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में ली जाती है. और इट इज़ टेकन अप as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. अब आगे आप मेरे ख्याल से हम जूनियर क्लास में भी पढ़ के आए हैं
कि एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस को, तो ये जो नाइट्रोजन है या तो ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के रूप में ली जाती है, या फिर इसको बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो उस तरीके से भी इस नाइट्रोजन को कंज्यूम किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो हमने देखा यहाँ पर कि प्लांट जो है उनको जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये सब चीज़ों की ज़रूरत है वो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी के द्वारा वो जो है अपना खाना बनाते हैं, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है अदर चीज़ें चाहिए उनको रिक्वायर हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो भी वो इसके द्वारा ही बनाते हैं। और इसमें सबसे एसेंशियल जो कंपाउंड है, सबसे एसेंशियल जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तौर से लेते हैं वो, और अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं तो वो होता है नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और अगर वो ऑर्गेनिक फॉर्म की बात की जाए तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और फिर इसका उपयोग किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर द plants. So that's all for today. We'll continue this chapter tomorrow in the next class.